नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। आज का टाइटल बेहद खास है साथियों। बिहार नाम जैसे ही आप सुनते हैं आपके मन में कोई ना कोई इमेज जरूर बनती होगी। ऐसा संभव नहीं है कि आप भारतवासी हो और बिहार को लेकर आपके मन में कोई इमेज ना हो। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके मन में बन रही यह इमेज अगर आपको एक कालखंड से गुजार कर दिखाई जाए तो निश्चित ही बदल जाएगी। आपके दिमाग में संभवतया बिहार को लेकर जिस भी प्रकार की अच्छी तो और अच्छी हो जाएगी, बुरी है तो अच्छी हो जाएगी, बिहार को लेकर के आपके मन में जिस भी प्रकार का भाव है वो आज के सेशन के बाद परिवर्तित जरूर होगा। इसलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और जानेंगे कि किस प्रकार से एक समय भारत का सबसे पावरफुल और सबसे समृद्ध राज्य बिहार आज इस हाल में क्यों है, देश के सबसे पिछड़े राज्यों में बीमारियों में पहला बी क्यों है। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य और प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण केंद्र है। लेकिन जब आप बिहार राज्य शब्द हमारे कानों में पड़ता है तो हमारे मन में इसकी दो छवि बनती हैं। पहली उस राज्य के तौर पर जो देश आईएएस आईपीएस देने वाला राज्यों में गिना जाता है, और दूसरी छवि उस राज्य के तौर पर जो भारत का सबसे गरीब राज्य है, जिसकी साक्षरता दर सबसे कम है, जहां लोगों का एक बड़ा वर्ग स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सड़क जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से भी वंचित है। साथियों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भारत के सभी राज्यों में सारी सुविधाएं मौजूद हैं और सिर्फ बिहार ही कहीं ऐसा राज्य हो जहां ऐसी सुविधाएं ना हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भारत के बाकी सभी राज्यों में सारी सुविधाएं मौजूद हैं और सिर्फ बिहार ही ऐसा राज्य है जहां ये सारी समस्याएं हैं। लेकिन जब हम बिहार के इतिहास में झांकते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि बिहार उस मगध साम्राज्य का केंद्र रहा जो महाजनपद काल से 7वीं सदी तक यानी लगभग 1200 वर्षों तक भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे अधिक शक्तिशाली साम्राज्य रहा। और इस मगध साम्राज्य ने ही हमें बिंबिसार, महात्मा बुद्ध, महावीर जैन, मौर्य काल में महासम्राट अशोक और गुप्त काल में समुद्रगुप्त जैसे महान सम्राट दिए। तीसरी और छठी शताब्दी में रहे गुप्त साम्राज्य को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है, क्योंकि गुप्त सम्राट के शासनकाल में भारत में संख्या शास्त्र, खगोल शास्त्र, विज्ञान और धर्म दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति देखने को मिली थी। और जब विज्ञान और शिक्षा की बात हो रही हो तो हम विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को कैसे भूल सकते हैं, जिसमें महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जैसे प्रधानाचार्य और शून्यवाद का सिद्धांत देने वाले नागार्जुन जैसे आचार्य मौजूद थे। साथियों, एक और बिहार का वह इतिहास जिसके बिना हम प्राचीन भारत का वर्णन भी नहीं कर सकते, और वहीं दूसरी ओर भारत को इतने बड़े साम्राज्य और इतने महान व्यक्तित्व देने वाले बिहार आज बिल्कुल हाशिए पे नजर आता है। सवाल है, ऐसा क्यों? कभी भारत की सबसे समृद्ध राजधानी रहा पाटलिपुत्र आज भारत के सबसे गरीब राज्य की राजधानी पटना बन गई है। कभी विश्व भर के लोगों के लिए 800 वर्षों तक ज्ञान पुंज रहा नालंदा विश्वविद्यालय वाला राज्य आज भारत का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बन गया है। विस्तार पूर्वक आज के सेशन में इस विषय पर चर्चा होने वाली है। साथियों, बिहार का जो आज अधिकतम हिस्सा है वो लंबे समय तक एक ही साम्राज्य का हिस्सा रहा, यानी मगध साम्राज्य का, जिसने राजगीर, मिथिला, पाटलिपुत्र जैसे आज पटना कहा जाता है, बोध गया और नालंदा जैसे स्थान प्रमुख थे। और इसीलिए बिहार का जो अपना इतिहास है उसमें मगध का जिक्र बहुत अनिवार्य हो जाता है। आज के बिहार के ऊपर आने से पहले हम थोड़ा सा इसके प्राचीन इतिहास को जान लेते हैं। मगध के इतिहास को 600 ईसा पूर्व के आसपास शुरू किया जाता है, क्योंकि इस समय अवधि के बाद हमें साम्राज्य का एक क्रम और उनके शासनकाल की मुख्य बातें जानने को मिलती हैं। 600 बीसी से लेकर 7वीं शताब्दी एडी तक मगध भारतीय उपमहाद्वीप का केंद्र था, और इस दौरान मगध में हर्षक, नंद, मौर्य, गुप्त राजवंशों ने शासन किया, जिसमें सबसे लंबी अवधि तक गुप्त वंश का शासन चला, लगभग 300 वर्षों तक। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त की। गुप्त वंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है, क्योंकि गुप्त काल के दौरान मगध, विशेषकर बिहार का क्षेत्र, भारत का सबसे महत्वपूर्ण स्थान बन चुका था। इसका सबसे बड़ा कारण था 5वीं सदी में कुमारगुप्त द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण, और अपने चरम पर इस विश्वविद्यालय में दुनिया भर से छात्र अध्ययन करने आते थे। और यह परिसर इतना बड़ा रहा होगा, इसका अंदाजा आप यूं लगा सकते हैं कि इसमें 10,000 छात्रों के रहने की व्यवस्था हुआ करती थी। इस विश्वविद्यालय में 2000 आचार्य थे, जिनमें आर्यभट्ट और नागार्जुन भी थे, जिनके विषय में हमने वीडियो के शुरुआत में जिक्र किया था।
गुप्त साम्राज्य के शासन में ही भारत को अंकन की दशमलव प्रणाली, महान संस्कृत महाकाव्य, हिंदू कला के साथ साथ खगोल विज्ञान, गणित, धातु विज्ञान की बहुत अच्छी समझ हुई। गुप्त काल की धातु विज्ञान का सबसे बड़ा उदाहरण तो आज भी हमारे सामने है, दिल्ली के अंदर स्थित लौह स्तंभ, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में निर्मित किया गया था। लगभग 1600 साल बाद भी वो बिना जंग के यूं की यूं खड़ा है। गुप्त काल में मंदिरों के निर्माण और वास्तुकला पर भी विशेष जोर दिया जाता था। देवगढ़ में स्थित दशावतारम मंदिर इसका प्रमुख उदाहरण है। इसके अलावा व्यापारिक दृष्टिकोण से भी गुप्त साम्राज्य ने बहुत अधिक सफलता प्राप्त की। गुप्त काल के दौरान व्यापार उड़ीसा और दक्षिण भारत के तटों से दक्षिण पूर्वी एशिया में होता था। वहीं रेशम मार्ग, लाल सागर और फारस की खाड़ी से समस्त मध्य एशियाई और यूरोपीय क्षेत्रों में व्यापार हुआ करता था। लेकिन गुप्त वंश के बाद आए राजवंशों के शासनकाल में 7वीं सदी के अंत तक मगध लगभग अपनी संपूर्ण पहचान खो चुका था और भारत में दूसरे अलग अलग शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित हो चुके थे। और फिर 13वीं सदी के अंतिम दशक में मगध ने अपनी सबसे बड़ी सांस्कृतिक पहचान भी खो दी, जब तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने साल 1293 में नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी। कहा जाता है कि इस विश्वविद्यालय में इतनी पुस्तकें थी कि पूरे 3 महीने तक यहां के पुस्तकालय में आग धधकती रही। बख्तियार खिलजी ने सभी बौद्ध भिक्षुओं को मौत के घाट उतार दिया और उसके इस आक्रमण के बाद हुए लगातार आक्रमणों में बिहार में स्थित सभी बौद्ध मठों को और मंदिरों को उजाड़ दिया गया। साथियों, इसके बाद 17वीं और 18वीं सदी भारतीय उपमहाद्वीप के लिए फिर से एक नए और प्रभावी परिणाम लेकर आई, जिसका कारण था वास्को डिगामा द्वारा खोजा गया नया समुद्री मार्ग, जिसने फ्रांस, डच, पुर्तगाल समेत ब्रिटेन के उपनिवेशवादी साम्राज्य को भारत में आने के लिए आमंत्रित किया। और इसकी शुरुआत होती है साल 1500 में, जब पुर्तगाली व्यापारी कालीकट केरल में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं। और उनके बाद डच, ब्रिटिशर्स और फिर फ्रांस के व्यापारी साल 1632 में डच पटना में अपनी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं, जिसके कॉटन के प्रोडक्शन के लिए लगाया गया था। लेकिन ब्रिटिशर्स की भारत में स्थिति मजबूत होती है साल 1757 और 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की मीर कासिम और बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला की संयुक्त सेनाओं के साथ युद्ध हुआ। और युद्ध में ब्रिटिशर्स ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराने के बाद अप्रत्यक्ष रूप से भारत में अपने उपनिवेशवाद साम्राज्य की शुरुआत कर दी थी। तो अब बिहार ब्रिटिशर्स के काल में कैसा हुआ? साथियों, बक्सर युद्ध जीतने के लगभग 1 साल बाद 1765 में ब्रिटिशर्स ने बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना की, जिसमें आज के बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर का बड़ा हिस्सा समेत बर्मा तक, यानी कि आज का जो म्यांमार और सिंगापुर वाला हिस्सा है, वो भी शामिल था। और आज के बिहार की नींव भी इसी प्रेसिडेंसी रूल के दौरान लिए गए फैसलों से पड़नी शुरू हो गई थी। प्रेसिडेंसी की स्थापना के बाद ब्रिटिशर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती आती है टैक्स कलेक्शन की, क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र के टैक्स को कलेक्ट करने के लिए एक बड़े प्रशासनिक तंत्र की आवश्यकता थी, जो बिना किसी बेईमानी के टैक्स के अमाउंट को कंपनी तक पहुंचाए। और इसके समाधान के लिए ब्रिटिश अधिकारी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने कार्यकाल में 1790 में मुगलों द्वारा स्थापित की गई जमींदारी व्यवस्था को लागू कर दिया, लेकिन कुछ बदलावों के साथ। साथियों, जो मुगलों की जमींदारी व्यवस्था थी, उसमें किसानों को इतना शोषित नहीं किया जाता था जितना ब्रिटिश जमींदारी व्यवस्था ने किया। और यह व्यवस्था तब और ज्यादा शोषणकारी हो गई जब 1793 में इसे स्थायी बंदोबस्त में बदल दिया गया। स्थायी बंदोबस्त के तहत किसानों को अपनी उपज के 11 में से 10 हिस्से टैक्स के रूप में देने पड़ते थे, यानी कि कुल उपज का लगभग 89%। शुरुआती सालों में तो स्थायी बंदोबस्त ब्रिटिशर्स के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि बिहार की उपजाऊ जमीन में अनाज का अच्छा उत्पादन होता था, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत अधिक मात्रा में रेवेन्यू मिल रहा था। और इस चीज को देखते हुए ब्रिटिशर्स ने इस व्यवस्था को धीरे धीरे उत्तर भारत के काफी हिस्सों में लागू करना शुरू कर दिया। लेकिन दूसरी ओर इस व्यवस्था ने किसानों को बुरी तरह प्रभावित करना शुरू किया, क्योंकि जब हम कम बारिश और अन्य कारणों से अपनी फसल को खराब होता देखते हैं, तो इतना अनाज उत्पादन नहीं हो पाता कि हम अपनी फसल का 10 हिस्सा अंग्रेजों को दे दें, 11 में से 10 हिस्सा दे दें, तो ऐसा संभव नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में किसानों को अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि वो एक मिडिल मैन के भेंट चढ़ चुके थे। वो जमींदार जो अंग्रेजों से ठेका पर जमीन लिया था, किसानों का शोषण करके पैसा पहुंचाता था, अब वो जमींदार साहूकार की भूमिका में आने लगा, यानी वो किसानों को लोन देने लगा, लोन से पैसा वापस बरतने लगा और वो अंग्रेजों को टैक्स के रूप में देने लगा। एक विशेष साइकिल जमींदार के साहूकार बनने के रूप में देखने को मिली।
ऐसी स्थिति में किसान अपनी जमीन से हाथ धोना शुरू कर दिए। यानी कि ब्रिटिशर्स की जमींदारी व्यवस्था में जमींदार के अधिकार तो बढ़ गए और फसल खराब होने पर किसान पूरी तरह जमींदार के क्योंकि टैक्स ना चुका पाने पर जमींदार उनसे जमीन ले लेता था और पैसा ना चुका पाने पर वो उन्हें बंधुआ मजदूर के रूप में रखना शुरू कर चुका था। टाइम के साथ ऐसे किसानों की संख्या बढ़ती चली गई जिन्होंने अपनी जमीन गंवा दी थी, जिनका इंपैक्ट यह हुआ कि बिहार समेत उत्तर भारत की एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बुरी तरह प्रभावित हुई। साथ ही किसानों की हालत बहुत खराब हो गई और आगे चलकर यही बात अंग्रेजों के खिलाफ हुए बड़े किसान आंदोलनों का कारण बनी, जिसमें सन 1917 में हुआ चंपारण सत्याग्रह भी शामिल है। जमींदारों की मनमानी के अलावा बिहार को लेकर एक और बात थी जो ब्रिटिश रूल में इसके खिलाफ रही, वो यह थी कि बिहार बंगाल प्रोविंस का हिस्सा था, जहां सरकारी नौकरियों पर बंगाली लोगों को प्राथमिकता दी जा रही थी और बड़े प्रशासनिक पदों पर भी बंगाल के लोग ही बैठे हुए थे। नतीजा यह हुआ कि ब्रिटिश हुकूमत बिहार के प्रति लापरवाह हो गई और बिहार पिछड़ता चला गया। जमींदारों की मनमानी के अलावा बिहार को लेकर एक और बात थी जो ब्रिटिश रूल में इसके खिलाफ रही, वो यह थी कि बिहार बंगाल प्रोविंस का हिस्सा था, जहां सरकारी नौकरियों पर बंगाली लोगों को प्राथमिकता दी जा रही थी और बड़े प्रशासनिक पदों पर भी बंगाल के लोग ही बैठे हुए थे। नतीजा यह हुआ कि ब्रिटिश हुकूमत बिहार के प्रति लापरवाह हो गई और बिहार पिछड़ता चला गया। अंग्रेजों की इसी लापरवाही को देखते हुए बिहार को अलग राज्य बनाने की मांग तेज हुई, जिसके बाद 1912 में बंगाल विभाजन के स्वरूप बिहार एक अलग राज्य के रूप में सामने आया, जिसमें आज का झारखंड और उड़ीसा भी शामिल था। इस विभाजन के बावजूद बिहार के किसानों की सिचुएशन में कोई सुधार नहीं हुआ, क्योंकि जमींदारी सिस्टम अभी भी लागू था, जिसमें बिहार के अधिकतर किसान बुरी तरह फंसे हुए थे। लेकिन साथियों, इन सारी समस्याओं के बीच एक चीज ऐसी थी जो बिहार और इसके आसपास के इलाकों के लिए आजादी से पहले और उसके कई साल बाद तक भी बहुत फायदेमंद साबित हुई। हम बात कर रहे हैं बिहार झारखंड में मौजूद कोयले और अयस्क भंडार की। जी हां साथियों, जिसने बिहार समेत पूरे झारखंड और पश्चिम बंगाल को एक औद्योगिक केंद्र बनाया। और इसकी शुरुआत होती है साल 1907 में, जब जमशेदजी टाटा तब के बिहार और आज के झारखंड में भारत की पहली स्टील और आयरन प्लांट की शुरुआत करते हैं। इसके बाद 1930 में यहां बड़े स्तर पर कोयला खदान का कार्य भी शुरू हो जाता है, क्योंकि भारत में रेल नेटवर्क बढ़ने के साथ कोयले की मांग भी तेज हो जाती है और दूसरे विश्व युद्ध के समय और भी तेज हो जाती है। 1937 में बिहार में सीमेंट फैक्ट्रीज भी स्टैब्लिश होती हैं। आजादी के समय तक बिहार में काफी इंडस्ट्रियल उद्योग स्थापित हो चुके थे। इस बात का अंदाजा आप यूं लगा सकते हैं कि आजादी के समय देश की चीनी की कुल खपत का 40% उत्पादन अकेले बिहार की चीनी मिलों में हुआ करता था। लेकिन इस औद्योगिकरण से केवल कुछ बड़े लोगों को ही फायदा हुआ, क्योंकि बिहार की ज्यादातर लोग अभी भी जमींदारी सिस्टम में फंसे हुए थे और कृषि ही उनका मुख्य पेशा भी बना हुआ था। साथियों, इन सारे बिंदुओं को जान लेने के बाद यहां पर यह सवाल उठता है कि स्वतंत्रता से पहले जो हम ब्रिटिश हुकूमत के अधीन थे, हमारे पास कोई अधिकार नहीं थे, लेकिन बाद में स्वतंत्रता के बाद भी बिहार की हालत क्यों नहीं सुधरी? वह कौन सी सरकारी नीतियां और राजनीतिक कारण थे जिन्होंने रिसोर्सफुल होते हुए भी बिहार को सबसे ज्यादा पिछड़ा राज्य बनाए रखा, यानी बिहार आफ्टर इंडिपेंडेंस? स्वतंत्र होने के बाद देश की शुरुआती सरकारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और उद्योगों को बढ़ावा देना, जिसके लिए सरकार ने सबसे पहले जमींदारी व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को मुक्त रूप से खेती करने का अधिकार दिया। हालांकि इसके बाद भी बिहार समेत कई राज्यों में जमींदारी सिस्टम लंबे समय तक चलता रहा। लेकिन बिहार को जिस पॉलिसी ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया वो थी साल 1952 में केंद्र सरकार द्वारा लाई गई फ्रैट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। जी हां साथियों, जिसके तहत देश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए सरकार ने देश में कहीं भी उद्योग लगाने पर जोर दिया। जैसा आप ऑलरेडी सुन चुके हैं कि बिहार में देश की कुल खपत का 40% चीनी उत्पादित हो रहा था, तो निश्चित ही अन्य राज्यों को इस तरह के अवसर नहीं मिल पा रहे थे। इसलिए केंद्र सरकार इस फैसले को लेकर आई। साथियों, इस पॉलिसी के बैकग्राउंड को ठीक से समझते हैं तो इस पॉलिसी के आने से पहले हो यह रहा था कि जो फैक्ट्रीज भारत में लग रही थी वो वहां लग रही थी जहां उन्हें अपने प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल मिल रहा था। जैसे आज के बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल जैसे राज्यों में फैक्ट्रीज लग रही थी, क्योंकि इनके पास मिनरल्स, कोल माइंस जैसे बड़े रिसोर्सेज मौजूद थे
और इस बात को लेकर सरकार का यह सोचना था कि देश में सब जगह तो रॉ मटेरियल उपलब्ध है नहीं। अगर ऐसा ही रहा तो देश में औद्योगिकीकरण सिर्फ रिसोर्सफुल स्थानों तक ही सीमित रह जाएगा। तो इसी समस्या के समाधान के लिए सरकार 1952 में फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लाती है, जिसमें सरकार ने कहा कि आप देश में कहीं भी उद्योग स्थापित कीजिए, आपके उद्योग के लिए जो भी रॉ मटेरियल यानी कच्चा सामान जरूरी होगा आपको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, उस पर सरकार सब्सिडी देगी। यानी विषय स्पष्ट था, आप चाहे जहीं भी फैक्ट्री बनाइए, आपने अपनी सहूलियत से फैक्ट्री बनाई, कच्चा माल ही तो चाहिए था, कच्चा माल आराम से ट्रेन से लेके जाइए, सरकार सब्सिडी देगी। और इस पॉलिसी का इंपैक्ट यह हुआ कि 1952 के बाद सभी उद्योग धीरे धीरे तटवर्ती क्षेत्रों के पास स्थापित होना शुरू हो गए, क्योंकि प्रोड्यूस होकर के जो माल था वो दूसरे देशों में व्यापार करने की सुविधा तट पर आसानी से उपलब्ध होती है। उद्योगपति बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे रिसोर्सफुल राज्यों से रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट करवाने लगे, जिस पर सरकार उन्हें सब्सिडी देती और फिर फैक्ट्रीज में बने प्रोडक्ट्स को कम खर्चे में समुद्री मार्ग से विदेश और अन्य राज्यों तक पहुंचाने लगी। फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ने जहां एक और महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु में समुद्र के नजदीक मौजूद मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे और चेन्नई जैसे महानगरों को खड़ा कर दिया, वहीं दूसरी ओर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे लैंड लॉक्ड रिसोर्सफुल रीजन्स इन महानगरों के विकास के पीछे सिर्फ रॉ मटेरियल के सप्लायर बने रह गए। फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी 1993 तक प्रभावी रही, लेकिन तब का बिहार बहुत बदल चुका था। अब यहां उद्योग को स्थापित करना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया था, जिसके दो बड़े कारण थे। पहला, पॉलिटिकल इंबैलेंस और दूसरा, बिहार के किसानों के पास मौजूदा कम साइज जमीन का, यानी कि लेस लैंड साइज। अब अगर पॉलिटिकल इंबैलेंस की बात करें तो 1960 से लेकर 1990 तक, यानी कि 30 सालों में बिहार में 25 मुख्यमंत्री रहे। इसके अलावा इन 30 सालों में बिहार में 4 बार राष्ट्रपति शासन भी लगा। इस पॉलिटिकल इंबैलेंस का सबसे बड़ा कारण था कि कोई भी पार्टी बिहार में उद्योग को लेकर एग्रीकल्चर एक्टिविटी को बढ़ा नहीं पा रही थी। सरकार लोगों में विश्वास पैदा नहीं कर पा रही थी। पॉलिटिकल पार्टीज आपसी मतभेद में थी तो जो हर कुछ टाइम पर अपना मुख्यमंत्री बदल देती थी। इन सब बातों का रिजल्ट यह हुआ कि बिहार में मौजूद पुराने उद्योग जैसे मिल और फैक्ट्रीज भी धीरे धीरे बंद होने लगे। 1990 के बाद बिहार में नई दिशा की राजनीति सामने आई। जातिवाद और जातिवाद की इस आइडियोलॉजी ने बिहार को बची हुई उम्मीदों को भी खत्म कर दिया, क्योंकि इस आइडियोलॉजी ने बिहार को एक स्थायी सरकार तो दे दी लेकिन डेवलपमेंट नहीं दे सकी। लेकिन फिर भी बिहार में आज भी जातिवाद की राजनीति कितनी इंपॉर्टेंट है, इसका अंदाजा आप हाल ही में हुई कास्ट बेस्ड सेंसस से लगा सकते हैं। 1990 के बाद बिहार में लूट, हत्या जैसी घटनाएं तेजी से बढ़ने लगी और सरकार पर भी बड़े बड़े घोटाले करने का आरोप लगने लगा, जिसके चलते उसकी सोशल इमेज और ज्यादा खराब हुई। दूसरी ओर बिहार के अधिकतर किसानों के पास मौजूद बहुत कम माप की कृषि भूमि से भी दो नई प्रॉब्लम सामने आई। पहला, कम कृषि भूमि होने की वजह से अधिकतर किसान मॉडर्न एग्रीकल्चर इक्विपमेंट को अपनी कृषि का हिस्सा नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि कम माप की कृषि में, कम माप की भूमि में इतना ज्यादा उत्पादन ही नहीं था कि वो मॉडर्न इक्विपमेंट पर होने वाले खर्च को उठा सकें। जिसका रिजल्ट यह हुआ कि बिहार के अधिकतम किसान अपनी प्रोडक्टिविटी को नहीं बढ़ा पाए और उनकी कृषि होने वाली आमदनी भी नहीं सुधरी। किसानों की स्मॉल साइज लैंड होल्डिंग्स ने दूसरी समस्या जो निकल कर आई वो यह थी कि उद्योगों के लिए होने वाली लैंड एक्विजिशन प्रोसेस, जिसमें कि उद्योग के लिए जमीन के बड़े भूभाग को अधिकृत करना पड़ता था। लेकिन बिहार में एक फैक्ट्री के एस्टेब्लिशमेंट के लिए कई सौ किसानों से बात करनी पड़ती थी, क्योंकि किसानों के पास छोटे छोटे भूखंड थे। आपको जमीन चाहिए
तो आपको बड़े भूखंड पर, अगर आपको फैक्ट्री लगानी है तो बड़ा भूखंड चाहिए। बड़े भूखंड के लिए काफी सारे किसानों से बात करनी पड़ेगी, और काफी सारे किसानों से बात करनी पड़ेगी तो ऐसी स्थिति में अगर 2-4 लोगों ने भी अपनी जमीन देने से मना कर दिया तो फिर सारा मामला बेकार हो जाता था। साथियों, ये लैंड एक्विजिशन जैसी बेसिक चीजें एज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंपैक्ट करती हैं। यही कारण है कि एज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यापार की सुगमता में 36 राज्य यूनियन टेरिटरी के लिस्ट में बिहार 26वें नंबर पर आता है। वहीं दूसरी ओर सबसे स्मूथ लैंड एक्विजिशन प्रोसेस वाला स्टेट गुजरात रहा, जो कि इसी कारण एज ऑफ डूइंग बिजनेस में या तो कभी पहले स्थान पर या कभी दूसरे स्थान पर रहा। एक तो कोस्ट लाइन और दूसरा लैंड एक्विजिशन का आसान होना। बिहार में लैंड एक्विजिशन के इस डिफिकल्ट प्रोसेस का दूसरा नेगेटिव इंपैक्ट यह हुआ कि कई बार बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बहुत धीमे धीमे पूरे होते और जो एक स्टेट के लिए उसकी बिजनेस इमेज को डैमेज करते थे, और बिहार के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। पॉलिटिकल इंबैलेंस लैंड एक्विजिशन के साथ साथ बिहार को तीसरा बड़ा नुकसान हुआ साल 2000 में, जब उससे अलग होकर एक नया राज्य झारखंड बना। झारखंड के अलग होने से बिहार ने अपनी उपजाऊ जमीन और मिनरल्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा खो दिया, क्योंकि बिहार ने जिस एरिया में थोड़ा बहुत उद्योग इन्वेस्ट किया था वो सारा झारखंड के हिस्से में चला गया और बिहार को खाली हाथ रहना पड़ा। इन सारी सोशल प्रॉब्लम्स के साथ बिहार में लंबे समय तक नक्सलवाद का सामना भी रहा। बिहार के साथ साथ छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश भी लंबे समय तक नक्सलवाद से जूझते रहे। इसके साथ कुछ और प्रॉब्लम्स भी रही जिन पर बात करना जरूरी है, जैसे हर साल आने वाली बाढ़ से भी बिहार को हजारों करोड़ का नुकसान होता है, जिसमें उपजाऊ भूमि और फसल का नुकसान बड़ी मात्रा में होता है। बिहार डिजास्टर मैनेजमेंट डेटा के अकॉर्डिंग पिछले 10 सालों में आए फ्लड के कारण बिहार में कुल 2300 लोगों की मौतें हुई हैं, जबकि 2021 की एक दूसरी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उस साल फ्लड में बिहार सरकार को लगभग 3700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। एक और ये नुकसान और दूसरी ओर तेजी से बढ़ रही बिहार की पॉपुलेशन भी सरकार के सामने नए चैलेंजेस रख रही थी, जो है गरीबी और बढ़ती हुई बेरोजगारी। इन सारे फैक्टर्स का कलेक्टिव इंपैक्ट है आज बिहार की पर कैपिटा इनकम पूरे देश में सबसे कम है। पूरे देश की टोटल पॉपुलेशन में लगभग 9% रखने वाला बिहार पूरे देश की जीडीपी का कुल 2.77% ही कंट्रीब्यूट करता है। कभी देश की 40% शुगर प्रोड्यूस करने वाला राज्य आज केवल 2% तक सीमित रह गया है। कभी 3000 चावल की मिल वाले राज्य में करप्शन के चलते 2000 राइस मिल बंद हो चुकी हैं। आज बिहार के लगभग 34% पॉपुलेशन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का फेस कर रही है, जो देश में सबसे ज्यादा है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का मतलब है जिन लोगों के पास अच्छी एजुकेशन, हेल्थ और लाइफ स्टैंडर्ड का एक्सेस नहीं होता है। इसके अलावा बढ़ती हुई जनसंख्या, सीमित कृषि भूमि और उद्योग की कमी ने बड़ी संख्या में लोगों को बिहार से पलायन करने के लिए मजबूर किया है। बिहार के पलायन की कितनी बड़ी समस्या है, इस बात को फरवरी 2020 की एक रिपोर्ट से समझते हैं, जिसमें बताया गया कि बिहार की 50% फैमिलीज ऐसी हैं जो बिहार से पलायन करना चाहती हैं, जिसमें रोजगार के साथ एजुकेशन और हेल्थ भी मेन रीजन है। साथियों, अब अगर थोड़ी देर के लिए हम बिहार के उद्योग और एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर्स की दयनीय स्थिति को इग्नोर भी कर दें कि फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी की वजह और किसान के स्मॉल लैंड होल्डिंग की वजह से ये सेक्टर पनप नहीं पाए, लेकिन एजुकेशन और हेल्थ जैसे सेक्टर्स में भी बिहार सबसे पिछड़ा नजर आता है। ऐसा क्यों? बिहार आज भारत का सबसे कम साक्षरता वाला दर का राज्य है। एक और राज्य में बड़े नंबर्स में अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटी की कमी है, वहीं दूसरी ओर स्कूल्स में फेक टीचर्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और अगर हेल्थ केयर की बात की जाए तो यहां की पिक्चर भी सेम ही है। कोविड के टाइम पे तो बिहार समेत कई राज्यों के हेल्थ केयर सिस्टम की पोल ही खुल गई, खासकर रूरल एरिया में, जहां डॉक्टर्स के साथ साथ हॉस्पिटल में बेसिक फैसिलिटीज की भारी कमी देखने को मिली। यही सारी चीजें एक साथ मिलकर इंपैक्ट करती हैं किसी स्टेट या कंट्री की ग्रोथ को, और अगर बिहार भी इस पिछड़ेपन से बाहर निकलना चाहता है तो सबसे पहले उसे शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बेसिक नीड्स को ठीक करना होगा। उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर्स को, फार्मर्स के कलेक्टिव एफर्ट्स को सुधारना होगा। सिर्फ स्कीम को लॉन्च करने से सिचुएशंस नहीं चेंज होती, उनको रूट तक इंप्लीमेंट करना पड़ता है, तब जाके कुछ सालों में रिजल्ट्स आते हैं। यह बात सबको समझनी चाहिए। साथियों, यह भी सच है कि बहुत सी ज्योग्राफिकल कंडीशंस और डेमोग्राफिकल चैलेंजेस किसी भी स्टेट या कंट्री के डेवलपमेंट में एक जरूरी हिस्सा होते हैं। अगर ज्योग्राफिकल कंडीशंस अच्छी होंगी तो सारी चीजें पॉसिबल और आसान नजर आती हैं। अगर खराब होंगी तो चीजें मुश्किल जरूर होती हैं, लेकिन असंभव नहीं।
परंतु जब बिहार की बात आती है तो यहां सबसे बड़ी कमी महसूस होती है लीडरशिप की, क्योंकि आजादी के बाद शुरुआती दशकों में पॉलिटिकल इंबैलेंस और उसके बाद आइडियोलॉजिकल इंपैक्ट ने बिहार को पीछे धकेलने का काम किया, और इन सब के कारण हुई प्रशासनिक त्रुटियों और सामाजिक अव्यवस्थाओं ने इस पिछड़ेपन को और ज्यादा बढ़ाने का काम किया। साथियों, यह था हमारा बिहार के संक्षिप्त इतिहास और इसकी आज की स्थिति के ऊपर वीडियो। आई होप आपको हमारे द्वारा दी गई है जानकारी पसंद आई होगी। आपका क्या सोचना है इसके विषय में कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय अवश्य दें। यह संभव है कि सारे कारणों का एक सेशन में कलेक्शन पॉसिबल ना हुआ हो। आपसे गुजारिश है कि आप भी अपनी तरफ से कुछ पॉइंट्स ऐड करें, और अगर आपको लगता है कि और भी कोई कारक जिम्मेदार है तो फिर हम भविष्य में और भी कोई अपडेटेड वीडियो आप तक लेकर आएंगे। लेकिन जाने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करें, हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।